बिल्कुल, आइए सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अपडेट दीजिए हमें, थोड़ा सा बताइए इस समय क्या चल रहा है, क्या पहला चरण हो चुका है फोटो सेशन का? देखिए जी देखिए, पहला चरण हो चुका है। जिनको कई सांसद ऐसे रहे जिनको शायद मौका नहीं मिल पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, सीटिंग कैपेसिटी भी थी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी, उनसे बात करते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, आप तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरें देखते रहिए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे साथ गुरजीत सिंह औजला जी हैं, उनसे जानेंगे कि उनके अनुभव के बारे में, तस्वीर के बारे में और उनका जो अब तक का सफर रहा है उसके बारे में। देखिए, ये बहुत अच्छा पल है कि सब एक फैमिली जो पार्लियामेंट में चुन के आई है, राज्यसभा में इलेक्ट हुए हैं, लोकसभा में, वो सबकी एक साझी तस्वीर हो रही है। उसमें सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद हैं और यही एक अच्छा पल है। ये सारी उम्र की एक यादगार है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलेगी। और ये एक पार्लियामेंट का एक हिस्ट्री है कि देश को चलाने के लिए जो यहाँ कानून बनते हैं उसके साथ साथ एक शिष्टाचार भी है, एक भाईचारा भी आपस में मेलजोल रखता है। तो ये एक तस्वीर जो है, ये एक तस्वीर ही नहीं है, ये एक जो समय रहेगा इसको भविष्य में सब लोग याद रखेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन इसको याद रखेगी। जैसे हम तस्वीरें सब देखते 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा सबकी, ऐसे ही ये आज एक बहुत अच्छा पल है जिसको सबकी मूवमेंट एक कैमरे में कैद हो चुकी है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखिए अब तक का जो सफ़र रहा है, लोकसभा के एक साथ फोटोग्राफी होती रही है, राज्यसभा की होती रही है, इस बार मौका दूसरा है, इस बार ग्रुप फोटोग्राफी है और सदन को, इस बिल्डिंग को विदाई देने का भी वक्त है। इससे बेहतर हो नहीं सकता कि एक साथ ग्रुप फोटोग्राफी हो। तो आपका जो अनुभव इस बीच रहा, सरकार के साथ आपके पक्ष और विपक्ष को लेके जो चीज़ें रही, खट्टे मीठे अनुभव भी रहे, तो क्या, कैसे देख रहे हैं नई बिल्डिंग को लेके? आप किस तरह से अपनी राजनीति को लेके आप लोग सोच रहे हैं? अनुभव आपका कैसा रहा, उसके बारे में साझा करें, क्योंकि एक ऐतिहासिक पल है जिसके आप गवाह बने हैं। देखो, जब भी हम इलेक्ट होके आते हैं तो हमारे देश के लिए, जहाँ राज्य के लिए भी काम करना होता है, कानून नए बनते हैं और जो कुछ गलत है उसको उसके लिए अपील करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लोकल मुद्दे जो होते हैं, जो देश के लिए जो गवर्नमेंट है उसके ध्यान में लाने होते हैं, वो सब मुद्दे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर यहाँ पहुँचते हैं और हमें मौका मिलता है बात करने का। उसके अलावा जो घटनाएं ऐसी हो जाती हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है, उसके ऊपर भी चर्चा होती है ये। और मुझे ये गर्व है कि मैं उस संसद का मेंबर बना हूँ, परमात्मा की मर्जी से, और जो लोगों के इलेक्ट करके भेजा, शुक्रिया उनका, कि यहाँ बहुत बहुत बड़े लोग, यहाँ बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं। मैं कल सुन रहा था एक नेता जो हमारे 43 ईयर्स वो लगातार लोकसभा में रहे, ऐसे बहुत से नेता हैं। 25 साल की उम्र का सबसे छोटी उम्र का एमपी भी यहाँ बना है। तो यहाँ एक बहुत तजर्बा रहा है देश की आज़ादी के बाद, और आज़ादी से पहले भी भगत सिंह जी ने जो यहाँ एक लो डायनेस्टी बम फेंका था, तो उसका एक कारण था कि आप हमारी सुनो। जो अंग्रेज की हुकूमत थी उस समय, उसको जगाने के लिए शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने यहाँ बम लो डायनेस्टी जो वो इसी लोकसभा में फेंका था। एक वो ज्यादा है, वहां से लेकर आज तक का सफर जो है, इसमें बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, अनेकों जो प्रधानमंत्री यहाँ जिन्होंने अपना तजर्बे के साथ सरकारों को चलाया है, सो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। सो हमारा कहने का मकसद ये है कि अब नरेंद्र मोदी जी हैं, सब अपने तजर्बे के साथ इसको लेके चलते। खट्टी मिट्टी ज्यादा ये होती है कि जब आप कोई बात करना चाहते हो, सरकार का काम होता है सुने और उसका हल निकाले, उसके ऊपर चर्चा करे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती, जिससे लग जाता है कि कहीं खट्टी बातें हो रही। किसी का मन नहीं है खट्टी बातें करने का, हर कोई मुद्दा उठाना चाहता है, लेकिन लोक मुद्दे के लिए सरकार को थोड़ा ज्यादा नर्म रहना चाहिए। तो वो बातें हैं, उससे लिए लगती है कि खट्टी मिट्टी है, लेकिन दिल से कोई खट्टी मिट्टी बातें नहीं होती। दिल से हम सब लोग इकट्ठा होकर देश के लिए काम करना चाहते हैं, इकट्ठा होकर फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं। अब जो पुरानी जो पार्लियामेंट है, इसका भी बहुत अच्छा तजर्बा है, बहुत अच्छी वाइब्स हैं। यहाँ आप जब काम करते हो इकट्ठे मिलके बैठते हो, सेंटर हॉल है। लेकिन जब हम अब नई लोकसभा में जाएंगे, जो पार्लियामेंट बनी हुई है, तो वहाँ जाकर वहाँ का तजर्बा तो उसके बाद ही साझा कर पाएंगे। लेकिन हम आस करते हैं कि नई पार्लियामेंट है और नई शुरुआत होनी चाहिए, जो मुद्दे जहाँ नहीं डिस्कस हो सके वहाँ होने चाहिए, जो भी कोई मुश्किलात है उसका हल वहाँ होना चाहिए। लेकिन हम जो मुद्दे हैं वही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जो हमारे संवैधानिक हक हैं, उसके आधार के ऊपर हम सभी मुद्दे वहाँ रखेंगे भी और कोशिश करेंगे देश के लिए अच्छा भविष्य जो है
वो वहाँ बना सकें। देखिए, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 का देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, वो हमारा लक्ष्य आप है। अलग अलग सांसदों के अनुभव हम तक पहुंचा रहे हैं, आपके पास हम लगातार आते रहेंगे। और जिस तरह से आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और इसी संकल्प के साथ जो संसद का मौजूदा भवन है उससे नए भवन की ओर प्रस्थान तमाम सांसद करेंगे और वहां अब कार्रवाई की शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि जो द गैजेट ऑफ इंडिया है, यानी भारत का राजपत्र है, उसमें भी इस बात को अधिसूचित कर दिया गया है। और अधिसूचना में जो कहा गया है उसे मैं पढ़कर बताऊंगी। इसमें कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन परिसर में प्लॉट संख्या 118 नई दिल्ली में वर्तमान संसद भवन के पूर्व में अवस्थित संसद का नया भवन, जिसके दक्षिण में रायसीना रोड और उत्तर में रेड क्रॉस रोड है, को आज से भारत का संसद भवन के रूप में अधिसूचित करते हैं। तो इतिहास के पन्नों में अब ये दर्ज होगा, हमारा जो संसद का नया भवन है वो अब से संसद भवन औपचारिक रूप से आज से हो गया है और ये दर्ज हो गया है इतिहास के पन्नों में। सुरेंद्र, आपके पास हम लगातार लौटेंगे, हमारे साथ सुमित्रा जी भी जुड़ी हुई हैं। सुमित्रा जी, जैसा हम बात लगातार कर रहे हैं कि अपने आप में ये ऐतिहासिक पल है और अब भारत के राजपत्र में इस बात को अधिसूचित भी कर दिया गया है, यानी इस बात की जो औपचारिक घोषणा है वो भी हो चुकी है। अब 2047 का जो संकल्प है उसकी तरफ बढ़ेगा देश, तमाम सांसद। इस संकल्प को आप जो पूरा करने की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे आप कैसा देखती हैं? एक बात तो देखो, ये जो लाइन लिखी है ना जी, उसी में बात संकल्प ध्यान में आता है कि आज के मौजूदा पार्लियामेंट के पूर्व की तरफ, नहीं पार्लियामेंट पूर्व की तरफ, यानी अब जो जो होगा ये पूर्व से होगा। हम वहीं पे है, भारत उसी दिशा में, हम बोलते हैं ना पूर्व के लोग हम, तो कहीं ना कहीं पूर्व ये जो है दिशा, ये पूर्व दिशा महत्वपूर्ण रहेगी। यानी भारत पूरे विश्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आगे जाकर के निभाएगा, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, रीति नीति में एक मार्गदर्शक बनेगा। ये मुझे तो लगा ये बात कहीं ना कहीं ऐसी लिखते समय, हो सकता है उन्होंने दिशा ध्यान में रख के लिखा होगा, मगर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अब पूरब को महत्व मिलने वाला है। अभी तक हम वेस्टर्नाइज होने की बात करते थे, हमें वो अच्छा लगता नहीं। अब जो 2047 जो है, ये 2047 में पूरब की दिशा से हम उठकर के आए। पूरब की दिशा महत्वपूर्ण हमारे लिए तो रही है। तो मैं तो ये देखती हूँ कि भारत का उत्कर्ष इस वाक्य में कहीं ना कहीं है कि अब भारत की रीति नीति, भारत क्या चाहता है और भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उस दृष्टि से अब हमें प्रयास करना है। और नई संसद में जाके हम सब ने मिल करके ये सोचना है, एक होकर के सोचना ये कहीं ना कहीं भाव हमें रख करके मन में उस संसद भवन में प्रवेश करना है। वी आर द पीपल, वी द पीपल ऑफ भारत, जी ऐसा हम कहते हैं, वो हम ये करने जा रहे हैं। सुमित्रा जी, चूंकि आज ट्रांजिशन का फेज है, संसद भवन के पुराने परिसर से हम संसद भवन के नए परिसर में जा रहे हैं। नए संसद भवन के इस परिसर पर भी मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो नया भवन बना है वो अपने आप में अनोखा है, अनूठा है, पुरातन और नूतन का एक सुंदर सा मेल है। मैं चाहूँगी इस पर आप अपनी एक टिप्पणी हमारे साथ साझा करें, क्योंकि जिस तरीके से ये विकास को, आधुनिकता को लिए हुए है, उसी तरह से पुरातन संस्कृति और प्राचीनता को भी खुद में समाहित किए हुए है। बिल्कुल सुमित्रा जी, आपसे समझेंगे। अमृता, जैसा आप जिक्र भी कर रही हैं, 1000 साल का इतिहास कहीं ना कहीं जो संसद का नया भवन है उसमें हमें दर्शाया गया है, वो हमें दिखेगा। किस तरह से जो तमाम राज्य हैं उनकी भूमिका रही है नए संसद भवन में, उस पर भी हम बात करेंगे। सुमित्रा जी, कुछ ही पलों में आपके पास हम आते हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद तरुण विजय जी इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तरुण जी आपका, और शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जो आपका संसदीय अनुभव है एक सांसद के तौर पर, आज का जो पल है उसे आप अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे? क्या यादें दे रहा है, किस तरह का जो अनुभव रहा, और आज जिस तरह की मैं कहूँ इतना बड़ा ट्रांजिशन, एक इतना बड़ा ऐतिहासिक पल, आपके मन में क्या विचार उमड़ रहे हैं इस समय?
ये भारत का एक नवीन सूर्योदय है और उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अभियान चला है, जन आंदोलन चला है, उसका यह एक सफल परिणाम है। जो कॉलोनियलिज्म ने भारत को जकड़ा हुआ था, जो उपनिवेशवाद की मानसिकता ने, दास मानसिकता ने भारत को जकड़ा हुआ था, उससे मुक्ति का यह स्वातंत्र पर्व है। और यह पर्व आज की गणेश चतुर्थी और नवीन संसद भवन में भारत के सांसदों का प्रवेश एवं भारत के भविष्य के निर्माण के लिए नवीन विचार विमर्श एवं निर्णय लेने का जो एक भाव आज प्रकट होगा, मैं समझता हूं कि यह क्षण 15 अगस्त 1947 के उत्कर्ष और आनंद के क्षण से कम नहीं है, क्योंकि आज भारत ने ब्रिटिश दास मानसिकता के उस कलेवर को उतार के फेंक डाला है, जिसके साए में हम लोग काम करते थे। आप चाहे दक्षिण की ओर जाए, चाहे आप राष्ट्रपति भवन को देखें, वाइसराय महल जिसको कहा जाता था रायसीना पे, चाहे नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, एवेन्यू है, ये सब अंग्रेजों की मानसिकता को प्रकट करते थे। मजदूर हमारे, ईंटें हमारी, भूमि हमारी, लेकिन मानसिकता, वास्तुशिल्प एवं इंजीनियर सब लुटियंस के माने जाते थे। यह लुटियंस की दिल्ली को तोड़कर भारत के उत्कर्ष की चाणक्य दिल्ली प्रकट हुई है, विक्रमादित्य की दिल्ली प्रकट हुई है। नरेंद्र विक्रमादित्य के राज्य में भारत का जो ये नवीन उत्कर्ष हो रहा है, ये अब संपूर्ण विश्व को अपनी प्रभा से आलोकित करेगा। भारत का उत्कर्ष श्री अरविंद ने कहा था कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक आनंद का और समृद्धि का, सुख का, सहिष्णुता का, एक दूसरे के साथ पारस्परिकता का एक संदेश लेकर आएगा। श्री अरविंद के शब्द आज नवीन संसद भवन में सत्य चरितार्थ होते मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यह भारत का उत्कर्ष संपूर्ण पृथ्वी के लिए है। भारत में जब अवतार होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यह जो महापुरुषों का जन्म होता है, यह जो महापुरुषों के पराक्रम और शौर्य होते हैं, यह केवल भारत तक सीमित नहीं होते हैं, ये संपूर्ण वसुधा को सुखी समृद्ध शांत करने के लिए होते हैं। आज संपूर्ण विश्व में जो घृणा का एक बवंडर उठा है, हिंसा का बवंडर उठा है, असहिष्णुता का बवंडर उठा है, उसमें हर देश आज भारत से मित्रता चाहता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सारी दुनिया के देश आज भारत में अपना मित्र ढूंढना चाहते हैं। क्यों ढूंढना चाहते हैं? क्योंकि भारत में उनको पारस्परिकता दिखती है। बिल्कुल। दुनिया में इस पृथ्वी पर एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पे इतनी स्वतंत्रता हो, विचारों की मुक्तता हो, जहां संपूर्ण पृथ्वी के समस्त धर्मों का, आस्थाओं का सम्मिलन हो, जहां कभी किसी ने किसी दूसरे पर धर्म के कारण परसिक्यूशन नहीं किया हो, अत्याचार नहीं किया हो। जिन यहूदियों को सारी दुनिया में प्रताड़ित किया गया, ईसाई देशों ने प्रताड़ित किया, अपने देश में 1 इंच जमीन नहीं थी, मुस्लिम देशों ने प्रताड़ित किया, उन यहूदियों को 2000 साल पहले इस भारत के हिंदू राष्ट्र ने उनको शरण दी, शरण नहीं दी, मित्रता दी, अपनापन दिया। और एक भी यहूदी को कभी इस बात के लिए बाध्य नहीं किया गया कि हमने तुम्हें शरण दी है इसलिए तुम हिंदू हो जाओ। नहीं, तुम अपने मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करो, हम अपने मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करेंगे, तुम्हें तुम्हारा इष्ट मिले, हम अपने इष्ट की ओर जाएंगे। यह केवल भारत में संभव है। ये नवीन संसद, मैं समझता हूं कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ से बढ़कर समस्त विचारों का, समस्त आस्थाओं का, समस्त विचारधाराओं का एक ऐसा संगमन केंद्र है जो गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, सरयू, इन सब के रावी के साथ मिलकर एक नवीन विश्व के उदय का एक संदेश देगी। भारत का उत्कर्ष होगा, भारत के नेतृत्व में विश्व का उदय होगा। और इस कारण से मैं नरेंद्र मोदी जी को इस शताब्दी का पुरुष मानता हूं, शताब्दी का नेता मानता हूं, जिन्होंने नवीन भारत की सर्जना का एक विचार सामने रखा। किसी के मन में नहीं था, लोग सोचते रहे कि हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उन्होंने करके दिखा दिया। नेता वो होता है जो कहता है वो करके दिखाता है। इसलिए आज संपूर्ण क्षेत्र में, चाहे वह हिंद महासागर का क्षेत्र है, चाहे वह मध्य पूर्व का क्षेत्र है, हमने कॉरिडोर बना रहे थे कि सऊदी अरब से होते हुए यूरोप तक हम जा रहे हैं। ये क्या है? ये एक नवीन दिशा दे रहा है विश्व को कि जो चाइना का जो कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वह लोगों को दुखी करता है, कर्जदार बनाता है, उनको अनेक आने वाले वर्षों तक के लिए बंधक बना देता है।
उनको अपनी भूमि और अपना स्वत्व अभिमान गिरवी रखना पड़ता है। भारत जब इस बात को करता है तो वह सबको मुक्तता देता है, आनंद देता है। ये उत्कर्ष देखिए कि यह संसद, मैं समझता हूं कि केवल भारत के उत्कर्ष के लिए नहीं है, ये पृथ्वी के मंगल के लिए है, पृथ्वी के मंगल के लिए है। हम चंद्रमा पे जा रहे हैं, हम आदित्य की उपासना करते हुए आदित्य के गवेषणा कर रहे हैं, उनके अनुसंधान कर रहे हैं। इसलिए हो रहा है, इससे सारी दुनिया को लाभ होगा। और जो शक्तियां उपनिवेशवादी हैं, जिन्होंने हमारे मानस को जकड़ा हुआ था, उससे मुक्तता का मैं एक नवीन संदेश है ये डॉक्टर हेडगेवार, ये छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, इन सब के सपनों का जो इकट्ठा भारत बनेगा, ये सबको आगे लेके जाएगा। श्री नारायण गुरु हो, महात्मा अयंकाली हो, तिरुवल्लुवर हो, उन्होंने सारी दुनिया को, मानवता को जो एकता का संदेश दिया। और तिरुवल्लुवर के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े पाठक, अनुयायी और उनके भक्त हैं। तो मैं समझता हूँ तिरुवल्लुवर ने जो एक संपूर्ण मानवता के लिए संदेश दिया था, वह संदेश इस बहुत सुंदर तरीके से आपने परिभाषित किया है। बिल्कुल, और लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखा रहे थे प्रीति। 18 जनवरी 1927 वो तारीख जब लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का जो पुराना परिसर है उसका उद्घाटन किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 13 मई 1952 को दोनों सदनों की पहली बैठक हुई। और ये 1927 से 2023 तक का ये पूरे संसद की ये गाथा, हिंदुस्तान की गाथा, उसके विकास की गाथा, और अब यहाँ से निकलते हुए संसद भवन के नए परिसर में जाती हुई आज का जो दिन है वो और ऐतिहासिक हो जाता है। और इस इतिहास के साक्षी गवाह हम सब बन रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें हैं संसद भवन परिसर से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर ग्रुप फोटोग्राफी चल रही है जो कि 3 चरणों में होनी है। और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। प्रीति, हमने देखा कि ग्रुप फोटोग्राफी में उत्साह कितना ज़्यादा था और वो फ़ोटोज़ हमने दिखाई भी, वो पिक्चर्स अपने दर्शकों तक पहुंचाई भी कि जब सांसद नीचे तक बैठ गए थे उत्साह और उमंग के साथ। और आज का जो आगे का कार्यक्रम है केंद्रीय कक्ष में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ इस संसद भवन से विदाई और नए संसद भवन में प्रवेश। तो ये पूरा कार्यक्रम आज का, और लगातार संसद टीवी की विशेष कवरेज आप तक। बिल्कुल, और ये जो कार्यक्रम है आपको बता दें कि 11 बजे केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल में शुरू होगा, जिसकी सीधी कवरेज आप संसद टीवी पर लगातार देख पाएंगे। सुमित्रा जी, जैसे जिस बात को हमने अधूरा छोड़ा था पहले, जाहिर तौर पर जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय परंपरा है, हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र है, जनता ही सीधे अपने नुमाइंदों को चुनती है, राज्यसभा में डायरेक्टली चुना जाता है जनता के नुमाइंदों के द्वारा। लेकिन जिस तरह से संसद के नए भवन में हर राज्य को जोड़ने की कोशिश की गई है, हम पुरानी संस्कृति और परंपरा को तो वहां दर्शा ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कहीं से पत्थर आया है, कहीं से लोहा आया है, हर राज्य की अपनी भागीदारी हमें संसद के नए भवन में दिख रही है। इसे आप कैसे देखती हैं? देखो तो हमारी जो संविधान है, संविधान के अनुसार काम है। हमारा हिंदुस्तान जो है, ये हिंदुस्तान इस सब राज्यों को लेकर के बना हुआ है, एक संघ बना है। हम मानते केवल राज्यों का संघ नहीं है, ये सभी राज्य मिल करके, एक हो करके हम देश के लिए काम करेंगे, ये भाव है। और इसलिए हम जहाँ देखते नए संसद भवन में जो बात है कि कहीं से मिट्टी आ गई, कहीं से लोहा आ गया, यानी हर प्रदेश का वहां पर कहीं ना कहीं अपना एक दायित्व है, हर प्रदेश का सहभाग है। तो नए संसद भवन में कई बार, पुराने में कई बार हुआ कि हमारी संसदीय परंपरा है, मगर वहां से ये होता था, कहीं से हो सकता है हमारे राजनीति में कुछ कमी रही हो, राज्य करने में कुछ कमी रही हो, ऐसा मैं कहूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, मगर ये कुछ हुआ कि दूरस्थ राज्य कहीं ना कहीं महसूस करने लगे हम है कि नहीं, हम तक बात पहुंच रही है कि नहीं, ये भाव आने लगा। और इसलिए हम देखते हैं राज्यों ने अपने अपने ये लेकर के राजनीति शुरू। अब ये भाव इस नए संसद में जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आज आप देखोगे स्पीकर जहां बैठते हैं उसके पीछे
जिस प्रकार जब धर्मदंड कहो राजदंड कहो स्थापित किया है, दक्षिण से आया हुआ है। तो दक्षिण से उत्तर तक ये संपूर्ण भारत की हम कल्पना करेंगे। ये संसद भवन जो है ये संपूर्ण भारत के विकास के लिए बना हुआ है, संपूर्ण भारत के उत्थान के लिए ये है। यहाँ इस प्रकार का विचार होगा और विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श आवश्यक है, इसमें केवल कोई एक पार्टी की बात नहीं है, हम सभी उसके लिए जुट जाए। ये कहीं ना कहीं मैसेज, ये कहीं ना कहीं भाव, और इसलिए देखो तो नाम बदला। अच्छा ताई जी ने बहुत अच्छी बात। एक बात सुनो, राजपथ। अब राजपथ से अगर कर्तव्य पथ होता है, क्योंकि हमें राज नहीं करना है, हमें अपने भारत के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। ये लोक हो गया है, तो ये सबके लिए है। नेताजी सुभाष की प्रतिमा स्थापित हो गई, मतलब हम किसी को भी भूलेंगे नहीं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, काम किया है। उन सबको, उनके सबके विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बड़ा भाव ये नई संसद में जो आ रहा है, एकत्रीकरण का, एक होने का, ये बहुत बड़ी बात है ऐसा मुझे लगता है, और वो भाव आएगा। जी की बात में और कुछ कई ऐड करना टेक्निकल चाह रहे थे जी सुमित्रा जी। तरुण विजय आपकी बातों पे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। तरुण जी, आदरणीय ताई जी ने बहुत सुंदर बात की है। वास्तव में उपनिषद में कहा गया है, एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। इस देश में, इस देश की विचारधारा, इस देश की प्रज्ञा से प्रेरणा लेके संपूर्ण विश्व के लोग अपने अपने चरित्र का निर्माण करेंगे। उस चरित्र निर्माण की शाला बनेगी है नवीन संसद भवन। और इस संसद भवन में धर्मदंड है तो धर्मानुसार आचरण होगा। धर्म का अर्थ है राइटियसनेस, धर्म का अर्थ है सही कर्तव्य पथ पे चलना, और कर्तव्य पथ से लोग सेवा पथ की ओर इस संसद भवन में आएंगे। और मैंने एक और सुझाव दिया है कि संविधान में इस उद्देशिका में परिवर्तन किया जाए कि भारत संघों से बना, विभिन्न राज्यों से बना एक संघ नहीं है, विभिन्न राज्यों के समुच्चय से बने उस प्राचीन भारत राष्ट्र का उन्नयन एवं प्रस्फुटन है जो आदिकाल से रहा है। भारतवर्ष एक राष्ट्र है, भारतवर्ष एक यूनियन नहीं हो सकता। यूनियन जब कहते हैं तो उसमें विघटन का बीज रहता है जो अंग्रेजों ने डाला। मुझे पूरा विश्वास है कि नवीन संसद इस बात पर विचार करेगी कि संविधान में ये परिवर्तन करके भारत को उस प्राचीन भारत राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाए, न कि राज्यों के संघ के रूप में स्वीकार किया जाए। तब इसका वास्तविक एक सार्थकता प्रकट होगी। भारत के विषय में ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में सब प्रकार से एक जो वर्णन आता है, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व से लोग, चाहे वह वास्को डी गामा रहा हो या कोलंबस जब चला था वह रहा हो, वह कोई बुलंदशहर, मुर्शिदाबाद या किसी राज्य, चेन्नई या दिल्ली के लिए नहीं चले थे, वे भारत के लिए चले थे, इंडिया के लिए चले थे। यह जो भारत वर्ष है ये अनादिकाल से एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में, आर्यावर्त के रूप में पूजित रहा है। और हमारे प्रत्येक मंत्र में उसका उल्लेख मिलता है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। कोई देश का हमारा तरुण जी आपके पास हम आएंगे, पद्धति है, चाहे वह आपके पास हम आएंगे। प्रवेश का हो, हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो मौजूद हैं इस समय संसद भवन परिसर में। अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम जो सांसद हैं उनके अनुभवों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अमरेंद्र के साथ खास मेहमान भी हैं, पूनम महाजन इस समय जुड़ी हुई है अमरेंद्र के साथ। अमरेंद्र, पूनम कैसे देख रही है इन पलों को? हम अमरेंद्र के पास कुछ ही पलों में चलेंगे। तरुण जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जम्बू द्वीपे भारत खंडे देश देशांतरे। संपूर्ण विश्व में भारत की अभ्यर्थना पूजा हुई। संपूर्ण विश्व के लोग भारत आना चाहते थे। संपूर्ण विश्व में भारत का नाम था, प्राचीनतम ग्रंथों में भारत का नाम था। भारत राज्यों का संघ नहीं, भारत विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से जुड़ा एक प्राचीन राष्ट्र है। उस राष्ट्र की स्थापना, प्रतिष्ठापना, उस भाव की स्थापना, उस शब्द का अर्थ इस नवीन संसद भवन में चर्चित हो, यह हम सब की बहुत कामना है। और जिस प्रकार से दक्षिण से लेकर उत्तर पूर्वांचल को जोड़ा, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम,
सिक्किम, इन सब के भावधाराओं को इस संसद भवन में प्रस्फुटित किया गया। लद्दाख से लेकर राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, केरल और अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक, वहां सबकी मिट्टी, वहां के कण कण इस संसद भवन के निर्माण में प्रयुक्त हुए हैं। यह एक प्रकार से सर्व मंगल मांगल्य, सर्व के कल्याण के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सबके सुख के लिए है। सर्वे संतु निरामया, सबके आरोग्य के लिए है। यह वास्तव में भारत का पृथ्वी को एक ऐसा उपहार है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के समुच्चय की भावना, समन्वय की भावना, पारस्परिकता की भावना, एक साथ चलने की भावना को प्रकट करता है, जो ऋग्वेद में प्रकट हुई थी। संगच्छध्वम संवोदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। एक पथे चलिबो, एक कथा बोलिबो, आमादेर मन गुली एक भावे गोलिबो। ये जो एकता का मंत्र है, ये इस नवीन संसद भवन के कण कण में अभिव्यक्त होता है। चाहे आप किसी भी विचार के हो, किसी भी आस्था को मानने वाले हो, ये आपके लोकतंत्र का मंदिर है। और इस मंदिर में भारत माता की उपासना, इस मंदिर में भारत माता की सेवा के लिए, उन स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने के लिए, जो अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में रहे, वहां जो सैकड़ों क्रांतिकारियों के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने वाला यह संसद भवन का निर्माण हुआ है। संसद भवन परिसर से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। तरुण जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। एक बार कृति का रुख कर लेते हैं। कृति मिश्रा संसद भवन परिसर से जुड़ी हुई। कृति, इस वक्त संभवतः जो फोटो सेशन का कार्यक्रम था, क्या वो खत्म हो चुका है? क्योंकि 3 समूहों में ये ग्रुप फोटोग्राफ होना था। आपसे पहला अपडेट ये चाहेंगे और उसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम? जी हाँ अमृता, देखिए जो फोटोग्राफ सेशन था वो काफ़ी एक नोस्टैल्जिक सेशन था मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन, एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां पे हम ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ आज जा रहे हैं। तो सभी आए, सभी की फोटोग्राफ्स हुई, लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स, साथ ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो सेंट्रल हॉल में है। 11 बजे से इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। जितनी भी मेमोरीज हैं, चाहे वो लोकसभा सदस्यों की हो, राज्यसभा सदस्यों की हो, किस तरह से ये पूरी यात्रा चली है, ये सफ़र चला है, ये लोकतांत्रिक सफ़र चला है लोकसभा में, राज्यसभा में। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट संबोधन होंगे। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। तो काफ़ी खास होने वाला है आज का दिन, ऐतिहासिक दिन, जहाँ हम सब इतिहास बनते हुए देखेंगे। अमृता, कृति, ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्रीय कक्ष में जो कार्यक्रम है, कहा जा रहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प वहां लिया जाएगा। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है वहां पर और ऐतिहासिक भी, और उसके बाद ही प्रस्थान होगा संसद के नए भवन की ओर। कार्यक्रम जो केंद्रीय कक्ष में है उसके बारे में आपसे अपडेट चाहेंगे। जी हाँ अमृता, जैसा कि हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट संबोधन होंगे। किस तरह से प्रधानमंत्री आगे एक पूरा एक विजन है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का, इसके साथ ही साथ किस तरह से हम सबको काम करना है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, सोशल फ्रंट पे हो, किस तरह से एम्पावरमेंट, चाहे वो हर कोने में हो, देश के हर जगह पर हर सेक्शंस के लिए एम्पावरमेंट, उसको लेकर भी बात होगी, उसको लेकर भी संबोधन होगा। और उसके बाद जो सेंट्रल हॉल है, उसके बाद ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग तक का जो ऐतिहासिक सफ़र है वो तय किया जाएगा। आज नई शुरुआत होगी और दोपहर के बाद हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की जो नए सदन में, जो नए पार्लियामेंट में जो कार्रवाई होगी वो आज होगी। तो अमृता, हम सभी के लिए ऐतिहासिक ये तस्वीरें भी हम सीधी तस्वीरें सेंट्रल हॉल से देख सकते हैं, जहां तमाम सांसद जिन्होंने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। ठीक 11 बजे से यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और जो प्रस्तावित कार्यक्रम है आज का, उसकी पूरी रूपरेखा भी हम कुछ ही पलों में साझा करेंगे। ये सीधी तस्वीरें सेंट्रल हॉल से इस समय आप देख पा रहे हैं, जहाँ ठीक 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। आज नए जो इमारत है संसद भवन की, उसमें प्रवेश होगा और उससे पहले सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम जिसमें देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर एक तरह से संकल्प तमाम सांसद लेंगे और इसी संकल्प के साथ संसद के नए भवन की ओर प्रस्थान किया जाएगा।
कृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, आप कार्यक्रम के बारे में भी बता रही थी, 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। सीधी तस्वीरें भी सेंट्रल हॉल से इस समय हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को साथ साथ। इस पूरे सफर की अगर बात की जाए, जैसे प्रधानमंत्री ने भी सत्र शुरू होने से पहले कहा कि खट्टी यादें छोड़नी है, अच्छा अनुभव साथ लेकर और अच्छे संकल्प के साथ हमें नई इमारत की ओर बढ़ना है। Well, absolutely, Preeti. Look at the glorious journey. The idea of the Parliament building that was sown in 1911, it was in 1921 that the foundation stone was laid. In 1927, it was inaugurated. And look at the importance of this building for all Indians. It was here that the transfer of power took place. In fact, the Constituent Assembly met in this building for almost 165 days for drafting the Constitution. That took almost 2 years and 11 months and 7 days. So certainly a very, very important day for us because it is the history in making. And as far as both the houses of Parliament are concerned and the journey of Parliament is concerned, look at the kind of bills that we've passed for social development, for economic upliftment, and also for the progress of the nation. And as yesterday Prime Minister had mentioned that today is Ganesh Chaturthi, Indians are celebrating Ganesh Chaturthi. So it is for this that India's progress cannot be stopped. As he said, and let me quote him, अब भारत के विकास में कोई विघ्न नहीं होगा. So that is the story that of course that is going to be the big takeaway for us from historical perspective to the march of being the superpower, the economic superpower, the global superpower. That's what we are going to witness today. Over to you, Preeti. बिल्कुल। अभी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत का कद ऊंचा लगातार और मजबूत होता जा रहा है, इस दौरान भारत की तरफ से एक और आत्मनिर्भर भारत का संदेश। आज सेंट्रल हॉल में 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत, आज विधिवत संसद के नए भवन की ओर प्रस्थान होगा। एक नया इतिहास आज हम गढ़ने जा रहे हैं और सीधी तस्वीरें ये संसद के सेंट्रल हॉल से आप देख रहे हैं। 11 बजे सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा और 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चल सकता है। और जैसा कृति भी जिक्र कर रही थी कि आज गणेश चतुर्थी का शुभ दिन, देश में आज ये उत्सव मनाया जा रहा है और कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक विधिवत पूजा के बाद फिर नई संसद भवन में प्रवेश किया जाएगा और वहां कार्रवाई की शुरुआत होती हम आज से देखेंगे। कृति, जो तमाम अहम पड़ाव हैं जिनके बारे में अभी आप जिक्र भी कर रही हैं, जिन तमाम सांसदों से भी आपकी चर्चा हुई होगी, उनके अनुभव भी आपने जाने होंगे, किस तरह से इस पल को वो याद कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि समय से पहले ही सेंट्रल हॉल में भी हमने देखा 11 बजे से शुरुआत होनी है, लेकिन समय से पहले ही सांसद पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। कृति, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो कुछ ही देर बाद कृति से दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन प्रीति, भारतीय लोकतंत्र के लिए आज का जो दिन है ऐतिहासिक है और लगातार वहां से सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की, जहां पे 11 बजे से होना है खास कार्यक्रम। और जैसा कि मेरी सहयोगी प्रीति ने बताया कि उत्साह इतना ज़्यादा है कि समय से पहले ही जो सदस्य हैं वो जाकर अपनी जगह ले रहे हैं। और इससे पहले की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई जब ग्रुप फोटो सेशन हो रहा था, उस वक्त भी उत्साह उमंग जो है वो चरम पर था। जिन सांसदों को जगह नहीं मिली वो नीचे ही बैठ गए। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि कहते हैं कि समय का जो प्रवाह है आगे बढ़ता है तो बदलाव लाता है, और आज उसी बदलाव के साक्षी हम और आप बने हैं। देश का जन जन बना है। ऐसे सुखद क्षण किसी जिसके साक्षी हम जीवन काल में शायद एक बार ही बनते हैं। आज देश के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा जाता है कि आज का बोया हुआ कल दिखता है, और ऐसे में आज की चुनौतियां आने वाले कल में अवसर बन जाती हैं, और ऐसे अवसर अगर आत्मसात किए जाएं तो किसी बड़े बदलाव की ज़मीन बन जाते हैं। कई बार अतीत भी इसी राह को सामने लाकर खड़ा करता है, और ये सुखद संयोग ही है कि नए भवन में देश के तमाम प्रतीक जो हैं वो रोशन हुए हैं। संसद का नया भवन भारतीय मेधा का प्रतिफल है, चाहे वो तकनीक हो, वास्तुकला हो या फिर संसाधन हो। संसद के नए भवन के शुभारंभ के साथ ही आज़ादी के अमृतकाल की एक नई इबारत भी लिखी जा चुकी है, और आज संसद के नए भवन में प्रवेश ऐतिहासिक दिन। और मुझे लगता है सभी सांसद उस पल का भी प्रीति बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब वो क्षण आए जब हम उस जगह पर जाएं जहां से हमें विकसित भारत बनाने के संकल्पों को पूरा करने के लिए काम करना है। तरुण विजय जी,
जिस विकसित भारत के संकल्प की हम बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर देश की तरफ से जो मैसेज इस समय दुनिया भर में जा रहा है, अब ये पल कितना बड़ा संदेश लेकर जा रहा है पूरी दुनिया के लिए, भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से, हमारे संसदीय सफर के लिहाज से कितना बड़ा मैसेज ये दुनिया के लिए भी है? देखिए, संभवतः आप जानते होंगे कि संपूर्ण पूर्वी एशिया में जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया सब जगह श्री गणेश की उपासना होती है। श्री गणेश विघ्नहर्ता और शुभ कार्यों के प्रथम देवता है। वे संपूर्ण देवताओं के मंडल में सबसे प्रथम पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस विश्व के कल्याण के लिए पृथ्वी को तुरंत नापा, माता पिता की उपासना की, और वो भाव लेके, हम मातृभूमि की उपासना का भाव लेके गणेश चतुर्थी पे जिस नए संसद भवन में अपने चरण रख रहे हैं, वह समस्त विश्व के लिए एक नवीन अभ्युदय का संदेश देगा, नवीन उत्कर्ष का संदेश देगा। भारत देखिए अनेक वर्षों, शताब्दियों तक संघर्षरत रहा। मैं नहीं मानता कि गुलाम रहा है, हमेशा प्रतिरोध की मुद्रा में रहा, संघर्ष करता रहा। 1857 से पहले मुदल पांड्याल बंधुओं ने तमिलनाडु में अपना संघर्ष और बलिदान दिया। अनेक प्रदेशों में हमारे स्वतंत्र संघर्ष चले। उन तमाम स्वतंत्र समारोह का एक अद्भुत अभिव्यक्ति इस कमल के रूप में हुई है कि एक हाथ में, जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। ये रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि ने आज से 50 वर्ष पूर्व लिखा था, जिसमें कहा था कि जो शुद्धता है, पवित्रता है, पावनता है, सदाचार है, सत्य की उपासना है, सत्य की गवेषणा है, और ब्रह्मांड के रहस्यों को उद्घाटन करने का एक जो उद्दामता और प्रज्ञा और बुद्धि भगवान ने भारतवासियों को दी है, वह संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए है। अगर हम घर में भी पूजा करते हैं तो पृथ्वी के कल्याण की उपासना करते हैं। वनस्पति और चराचर जगत की कल्याण की कामना, चराचर जगत के कल्याण की कामना इस संसद भवन के निर्माण में निहित है। जो चर है, जो अचर है, चाहे उसमें प्राण है अथवा वह प्रस्तर खंड है, उसका भी कल्याण हो, क्योंकि वह भी स्मृति का अंश होता है। और वह समस्त इन स्मृतियों का जो एक समुच्चय है, वह सिंधु सरस्वती सभ्यता के उपासक, सिंधु नदी के इस ओर रहने वाले सिंधु पुत्र, जिनको हिंदू कहा गया, जिनको वैदिक कहा गया, जिनको इंडियन कहा गया, हम सिंधु के पुत्र हैं। उस सिंधु नदी का, गंगा का, कावेरी का, कृष्णा का, ब्रह्मपुत्र का, ताप्ती का, रावी का और समस्त जल के संचयों का, कैलाश मानसरोवर का जो एक अभ्यर्थना है, वह इस संसद भवन में प्रकट होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि यहाँ पे सारी दुनिया से लोग आके इसका अध्ययन करेंगे कि भारत सैकड़ों भाषाओं, बोलियों, जातियों, जनजातियों का एक ऐसा देश जो अभी तक संपूर्ण दुनिया को एकता का कैसे संदेश देता है। मैं ईरान गया था, वहां आयतुल्लाह साहब की जो एक दाहिने हाथ है, जो वहां के संस्कृति परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, जो वहां के मेरे राजदूत थे उनके साथ था, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं सारी दुनिया हिंदुस्तान जैसी बने, जहां पे विभिन्न विचारों को लेकर एक साथ चलने की शक्ति प्रकट होती है। अन्य देशों में एक विचार चलेगा, अन्य देशों में एक जाति या एक उपासना पद्धति या एक आस्था या एक धर्म का वर्चस्व चलेगा, बाकी को आप द्वयम दर्जे का रखेंगे। भारत है जहाँ पे किसी को द्वयम दर्जे का इसलिए नहीं कहा जाता कि तुम्हारी विचारधारा अलग है। हम तो ये मानते हैं, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। केवल हमारा यह देश है जो कहता है कि आप अपनी अपनी उपासना पद्धतियों का, विचारधाराओं का आप पालन करें। आपको आपकी विचारधारा उपासना पद्धति के कारण कभी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। भारत दरअसल क्या है और भारत की शिक्षाएं क्या है, भारत किस रूप में दुनिया के सामने है, वो बड़े ही सुंदर शब्दों में आप बता रहे थे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। सुमित्रा महाजन जी, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही हैं और जिनको हम सभी प्यार से, अपनेपन से सुमित्रा ताई के रूप में भी जानते हैं, चूंकि अब उनको हमसे विदा लेना है। बहुत शुक्रिया सुमित्रा जी हमारे साथ बने रहने के लिए, लेकिन जाते जाते एक मैसेज जरूर चाहेंगे आप दें। जाते जाते मैं इतना ही संदेश देना चाहूंगी, जो हमेशा मैंने भी कोशिश करी
कि सबको सबके विचार प्रकट हो। मैं सब लोगों को ये कहती थी कि चर्चा करो, सबके विचार प्रकट, और हम सब मिल करके इस नए संसद भवन में जब हम जा रहे हैं, एक कुछ ना कुछ संपूर्ण लोक का विचार लेकर के हम जा रहे हैं, एक संपूर्ण भारत का विचार, और संपूर्ण भारत को ऊपर उठा करके विश्व में श्रेष्ठ बनाना है, विश्व कल्याण के लिए। हमारी कल्पना केवल भारत के कल्याण की नहीं है, विश्व मंगल की कल्पना हम करते हैं। और इस दृष्टि से जो नए संसद भवन में हम प्रवेश करेंगे, एक नया विचार, नई उमंग मन में रखते हुए आज गणेश जी हमारे घर में विराजमान हो रहे हैं, और वो बुद्धिदाता भी है, वो विघ्नहर्ता भी है, वो सुखकर्ता भी है। ये सभी चीजें उसमें जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे राजनीतिज्ञ है, अगर उनका वर्णन करें तो हम भी इसको याद में रखते। बहुत अच्छा दिन आज चुना है वहां जाने के लिए। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ, बहुत सोच समझ के उन्हें गणेश चतुर्थी उन्होंने चुनी है, ऐसा लगता है। तो वो बुद्धिदाता वहां जाते से जी। हमें अच्छी बुद्धि, बिल्कुल। जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, बिल्कुल, वो बिल्कुल सुमित्रा जी। बुद्धिदाता ऐसी बुद्धि दे कि संपूर्ण विघ्न जो विश्व पर भी मंडरा रहा है, पर्यावरण हो, अनेक अनेक तरीके से, हम कुछ ना कुछ उसमें अपना योगदान, उस विघ्न को हरण बिल्कुल। करने में हम अपना भारत अपना योगदान मिल करके दे और संपूर्ण विश्व को सुखी करे। ये बिल्कुल। आज के तारीख में कहूँ बिल्कुल कि सुमित्रा इस जी। दिशा में नए संसद भवन में जाते से ही हम जी। सभी लोग, हमारे बिल्कुल लोक सुमित्रा जी, प्रतिनिधि, बहुत खूबसूरत जनप्रतिनिधि, संदेश इस आपकी तरफ दृष्टि से, से और हमारी तरफ से भी आपके स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए आगे शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित्रा जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सेंट्रल हॉल से तस्वीरें, हम सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखाएंगे। ठीक 11 बजे यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। आपको बता दें कि सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा। कुछ पलों पहले हमने देखा फोटो सेशन हुआ, जो ग्रुप फोटोग्राफ हुई है। उसके बाद अब 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम की शुरुआत, और यहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, साथ ही जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मेनका गांधी, शिबू सोरेन और मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, वो बोलेंगे। कार्यक्रम करीब 1.5 घंटे का चलना है। मेनका गांधी लोकसभा में सबसे ज्यादा लंबे समय तक सांसद के तौर पर जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, इस वजह से वो आज सबको संबोधित करेंगी, सेंट्रल हॉल में बोलेंगी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लंबे समय से राज्यसभा में सांसद हैं, इस नाते आज वो तमाम सांसदों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शिबू सोरेन इसलिए क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में वो लंबे समय तक सांसद रहे हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम आज आगे बढ़ेगा और करीब करीब 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम होगा, जो ठीक 11 बजे से शुरू होगा। तमाम सांसद जो हैं उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली है और कुछ ही पलों का इंतजार जब सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। संसद का नया भवन जो है बनकर तैयार है और पुराने भवन की संभवतः ये आखिरी तस्वीरें हैं, ये आखिरी गैदरिंग है केंद्रीय कक्ष में, और इस लिहाज से ये बहुत अहम हो जाती है। विजय चौक से आने वाला जो रास्ता है अब वो एक मोड़ पर आकर रुकेगा, जहां आपके बाईं तरफ इतिहास सीना ताने खड़ा है, तो दाईं तरफ उज्जवल भविष्य का निमंत्रण और आश्वासन देता नया भवन है। अब नए भवन में जो कोई प्रवेश करेगा उसके पीछे इतिहास का अनुभव है और समृद्ध संस्कृति की धरोहर है, साथ ही असीम ऊर्जा का स्रोत है, जिसके साथ प्रवेश होगा सांसदों का नए भवन में। तो भारत के संसद की ये 2 अनमोल तस्वीरें जो हम एक साथ आज आपके साथ साझा करेंगे, और कृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, हम सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं और चूंकि ये पल बहुत ऐतिहासिक है और संभवतः संसद भवन के इस केंद्रीय कक्ष की ये आखिरी गैदरिंग भी है, इस लिहाज से भी बहुत ही मुझे लगता है कि भावपूर्ण ये पल है, क्योंकि इसके बाद इस तरह की गैदरिंग हमने इससे पहले जिन जिन सांसदों से बात की उन्होंने कहा कि संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है वो उसे हम बहुत मिस करेंगे, कि हम सभी वहां बैठा करते थे, एक दूसरे का सुख दुख साझा किया करते थे, देश की भावी योजनाओं पर बात करते थे, लेकिन ये केंद्रीय कक्ष अब यादों में ही रह जाएगा।
कृति। जी हाँ अमृता, देखिए हर तरह का सिग्निफिकेंस है। अगर हम सेंट्रल हॉल की बात करें तो किस तरह से जो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स थी, किस तरह से इंटेंस डिबेट हुई, जिससे हमारे जो डेस्टिनी है, जो भारत की डेस्टिनी है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया उसमें किस तरह की चर्चा हुई, वो सब कुछ सेंट्रल हॉल ने देखा है। अब उसके बाद अगर हम आज़ादी की बात करें तो कितनी ही बार जॉइंट सेशन हुए, और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है वो एक देश की दिशा तय करने के लिए बहुत ही ज़रूरी जो सारे ही जो सम्मेलन हुए वो सब हमने सेंट्रल हॉल में देखे। आपने ये भी देखा कि किस तरह से जीएसटी, जिसको बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म बताया जाता है, वो भी सेंट्रल हॉल में ही हमने देखा कि पारित किया गया, किस तरह से उस पर चर्चा हुई। तो बहुत ज़्यादा इतिहास समेटे हुए है सेंट्रल हॉल। हमने ये भी देखा कि किस तरह से राज्यसभा या लोकसभा में अगर इंटेंस डिबेट भी हुई किसी भी मसले में, सत्ता और विपक्ष के बीच में, लेकिन सेंट्रल हॉल में जाकर सारी कड़वाहट खत्म हो जाती थी। और सेंट्रल हॉल में सिर्फ हमें एक दोस्ती के सीन्स, जो बॉनहमी के सीन्स हम बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलते थे। किस तरह से कई सांसदों ने अपने विचार भी रखे हैं कि कैसे अगर घर में कोई शादी होती थी तो शादी का कार्ड जो है वो सेंट्रल हॉल में दिया जाता था, कोई फंक्शन होता था, किसी को कहीं इनवाइट करना होता था। इसके अलावा अपने अपने अगर कंस्टिट्यूएंसीज की बात करनी होती थी, पारिवारिक मसले डिस्कस करने होते थे, उन सब की जगह जो थी वो सेंट्रल हॉल थी। और साथ ही साथ जो लजीज भोजन जो होता था वो सब साथ बैठकर, कई लोग चाहे वो सत्ता के हों विपक्ष के हों, वो साथ बैठकर खाते थे। तो बहुत बड़ा एक इतिहास है सेंट्रल हॉल का। और आज इस इतिहास में एक अगली कड़ी जुड़ रही है जब सभी सदस्य, जो संसद सदस्य हैं, वो एकत्रित होंगे और किस तरह से हमें जो संबोधन है, चाहे वो लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट का जो संबोधन जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो सुनने को मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा इतिहास। और लेकिन जो कहते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, जो नया है वो पुराने को रिप्लेस करेगा ही। तो आज जो इतिहास को समेटे हुए हम नए भविष्य की ओर जा रहे हैं, वो आज हम सबको देखने को मिलेगा। अमृता जी कृति, लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और प्रीति, ये तस्वीरें वहाँ पर जो बैठे हुए सांसद हैं कहीं ना कहीं उनको भावुक भी कर रही होंगी ये पल, क्योंकि उन्हें पता है, अभी कृति ने भी जैसा जिक्र किया कि कितना अपनापन समेटे हुए था ये केंद्रीय कक्ष, जहां बैठकर अपने शायद घर की भी बातें, सुख दुख भी, यहाँ तक कि एक दूसरे को निमंत्रण भी, अगर वो शादी का ही क्यों ना हो, मतलब एक घर जैसा, एक ऐसा गेट टुगेदर जो वहाँ पे होता था। इस केंद्रीय कक्ष को सभी सांसद भावपूर्ण तरीके से हमेशा अपने जहन में याद रखेंगे। बिल्कुल। और इसके कुछ पलों पहले की तस्वीरें जब ग्रुप फोटो सेशन हुआ, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज का दिन अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक और यादगार। हमने देखा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री, हम तस्वीरों में देख रहे हैं राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं। तमाम जो सांसद हैं अलग अलग दलों के, राज्यसभा और लोकसभा, उनका फोटो सेशन हुआ। और अब तैयारी सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम की, जो ठीक 11 बजे से शुरू होने वाला है। वही सेंट्रल हॉल जहां संविधान सभा की रचना की गई, तमाम इतिहास अपने आप में समेटे हुए, कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह सेंट्रल हॉल, जहां 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत। और उसके कुछ पलों पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये फोटो सेशन सुबह करीब 10 बजे के आसपास ये ग्रुप फोटो सेशन हुआ है। अपने आप में अद्भुत तस्वीरें, जब राज्यसभा और 17वीं लोकसभा के सांसद आज इस पल के साक्षी बन रहे हैं। और इस संसद की जो पुरानी इमारत है, जिसका करीब करीब 100 साल का इतिहास है, उससे सफर तय होता हुआ आज नई उमंग, नए उत्साह, नए राह की तरफ चलता हुआ नए भवन की तरफ रुख करेगा। सेंट्रल हॉल के बारे में अगर तरुण जी बात करें, सेंट्रल हॉल की यादें आपके जहन में किस तरह से? हम जानते हैं संविधान सभा की रचना हुई, कई ऐतिहासिक पलों का गवाह ये रहा। और जो एक तरह से हम कहें कि ब्रिटिश हुकूमत से जब सत्ता हमारे हाथ में आई, वो स्थानांतरण का पल ये रहा है। किस तरह से सेंट्रल हॉल को आप याद करते हैं? सेंट्रल हॉल वास्तव में भारत की एक विराट
वैदिक पंचायत का परिचय देता था, और जहाँ पे कोई वैमनस्य नहीं, कोई विद्वेष नहीं, किसी प्रकार का वैर भाव नहीं। मुझे याद है कि जब मेरे कुछ भाषण में, और विशेष रूप से दिव्यांग जन के बारे में, या भारत राष्ट्रीय एकता के बारे में, या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो कांग्रेस के सांसदों ने सेंट्रल हॉल में कहा, अरे भाई तरुण जी, आज तो आप गजब बोले, आइए चाय और टोस्ट हो जाए। वहां का राष्ट्रीय जो एक खाद्य है वह है बटर टोस्ट और कॉफी, और उसके बाद इडली, डोसा, यह सब अधिक से अधिक लोग वहां पे खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो एनसीपी के हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, बसपा के, किसी डीएमके के हैं, यहाँ पे तिरुवल्लुवर का एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें देश की समस्त पार्टियों के सांसद पहली बार भारत के इतिहास में इकट्ठा हुए। उसमें वेंकैया जी थी, स्मृति जी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, सपा, बसपा, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, एडीएमके, डीएमके, सब सांसद एक साथ तिरुवल्लुवर की स्तुति के लिए संसद भवन में एकत्र हुए, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ। तो सेंट्रल हॉल वास्तव में भारत की केंद्रीय ध्वनि है, केंद्रीय आत्मा का एक अभिव्यक्ति है, जहां पर हर व्यक्ति से बात करता है, उसके भाषण के बारे में बात करता है, विचारधारा के बात करता है, अपने विकास के बारे में बात करता है, और किसी की भी आलोचना कर सकता है। वास्तव में आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई भी ऐसा विषय होता नहीं है जो हम संसद भवन में जिस पे चर्चा नहीं करते हैं और उन्मत्त भाव से करते हैं, कोई उसका बुरा नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक बहुत अद्भुत यह स्थान है जिसकी पावनता और जिसकी शुचिता वह नवीन संसद भवन में भी बनी रहेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ तिरुवल्लुवर का वो भाव प्रकट होता है कि समस्त पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं, आस्थाएं हैं, विचारधाराएं हैं, वे सब एक ही अक्षर अ से निकली हैं। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि यह जो केंद्रीय कक्ष है, यह भारत की परिभाषा एक प्रकार से प्रकट करता है। विभिन्न भाषा, विभिन्न विचारों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक साथ आके बटर टोस्ट और कॉफी पे सब चीजें भूल जाते हैं और आपस में बहुत ही खुशी के साथ में, उन्मुक्तता के साथ में, अनौपचारिकता के साथ में बात होती है। देखिए, दुनिया में सब चीजें नियमों से नहीं होती है, सब चीजें एक फॉर्मल या औपचारिक भाव से नहीं होती है। जो अनौपचारिकता है वो हमारे परिवार को बांधती है। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष संपूर्ण भारत की परिवार भावना का प्रतीक है। हम सब एक हैं, और चाहे आपके इस रास्ते से मैं सहमत ना हूं, मैं उस रास्ते से जाना चाहूं, लेकिन जिस लक्ष्य तक पहुंचना है उस लक्ष्य के प्रति हम सहमत हैं, और वह लक्ष्य है भारत का अभ्युदय। उसमें कोई बिल्कुल, तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री का इस वक्त आगमन हो चुका है। बिल्कुल सेंट्रल हॉल में सीधी तस्वीरें आपके सामने, और सभी सांसद खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, ये तस्वीरें आपके सामने, और प्रधानमंत्री स्वयं हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। ऐतिहासिक पल है, बहुत ही इमोशनल पल भी है। सभी कहीं ना कहीं इस क्षण को जी लेना चाहते हैं, क्योंकि केंद्रीय कक्ष का ये आखिरी कार्यक्रम है और उसके बाद सभी एक साथ संसद के नए भवन में प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री सभी से एक एक करके मिलते हुए, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है, क्योंकि 11 बजे से केंद्रीय कक्ष में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष कार्यक्रम होने वाला है, उसका आगाज कुछ ही पलों में, जब एक साथ मिलकर सामूहिकता के साथ पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक स्वर में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प 2047 तक सभी लेंगे, और इस संकल्प को लेकर, नई आशाओं को लेकर, नई उम्मीदों को लेकर, नए विश्वास को लेकर नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये पल इन मायनों में बेहद ऐतिहासिक हो जाता है। बिल्कुल, तो ये सेंट्रल हॉल इतिहास के पन्नों में इस कार्यक्रम के बाद दर्ज हो जाएगा, जब संसद की नई इमारत, नए भवन की तरफ हम चलेंगे और कार्रवाई संसद की वहाँ से शुरू होगी। तो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है ये कार्यक्रम भी, ये समारोह भी, जब तमाम जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो इस सेंट्रल हॉल में आखिरी बार इकट्ठा हो रहे हैं, और आज से एक नई राह, नए जोश, नए उमंग, नए विजन के साथ नई इमारत की तरफ, संसद के नए भवन की तरफ बढ़ा जाएगा।
अगर इस सेंट्रल हॉल के मुख्य मैं कहूँ जो ऐसे मौके रहे हैं वो तमाम रहे हैं, कई ऐतिहासिक मौक़ों का गवाह ये सेंट्रल हॉल रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी तमाम बैठकें इसी सेंट्रल हॉल में हुई है। पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई और 26 नवंबर 1949 तक जो बैठकें संविधान सभा की हुई हैं वो इसी सेंट्रल हॉल में हुई हैं। हमारा जो संविधान, देश का संविधान, इसी सेंट्रल हॉल में चर्चा, मंथन, विचार के बाद निकला है और आज यही सेंट्रल हॉल इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। एक मैं कहूँ खट्टी मीठी यादों के साथ आज हम नए विजन की तरफ बढ़ेंगे। सत्ता का हस्तांतरण, जब ब्रिटिश हुकूमत से भारत के पास सत्ता आई, सेंट्रल हॉल उसका साक्षी रहा। इसके बाद 86 ऐसे मौके रहे हैं 1952 के बाद, 86 ऐसे मौके रहे हैं जब एक कस्टमरी एड्रेस दोनों हाउसेज, संसद के जो दोनों राज्यसभा और लोकसभा की जब हम बात करें, दोनों हाउसेज को प्रेसिडेंट ने संबोधित किया है। ऐसे 86 मौके 1952 के बाद रहे हैं। ये सेंट्रल हॉल उसका भी गवाह रहा है। बिल्कुल प्रीति, और अगर इसकी वास्तु की बात करें या इसकी बनावट की बात भी करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कक्ष गोलाकार है, इसका गुंबद जिसका व्यास जो है 98 फुट है और विश्व के भव्यतम गुंबदों में से एक माना जाता है। और इसकी ये जो ऐतिहासिकता है, ये भव्यता है, वो इतिहास के पन्नों में है, लेकिन ये कभी धूमिल नहीं होगी क्योंकि ये इसी तरीके से अपने महत्व को समेटे हुए भविष्य में भी अपनी गौरव गाथा का गान करता रहेगा। बिल्कुल अमृता, मैंने 1952 तक मैंने आपको बताया 1952 से 86 ऐसे मौके रहे हैं जब दोनों सदनों को प्रेसिडेंट ने संबोधित किया है यहाँ पर। इसके अलावा 3 ऐसे मौके रहे हैं जब जॉइंट सिटिंग हुई है, दोनों ही सभाओं की, राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट सिटिंग रही है दोनों हाउसेस की। 3 ऐसे मौके रहे हैं जब डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ सिटिंग हुई है और ऐसे 3 मौके 1961, 1978 और 2002 में ये मौके आए जब कहीं ना कहीं बिल के लिए जो डेडलॉक था उसे दूर करने के लिए यहाँ पर जॉइंट सिटिंग की गई। तमाम ऐसे और स्पेशल इवेंट्स हैं जिनका यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। 50 साल क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल 1992 में हमने पूरे किए। उस मौके पर एक खास इवेंट का आयोजन इसी सेंट्रल हॉल में हुआ। 1997 में जब हमने आज़ादी के 50 साल पूरे किए, उस मौके पर भी खास आयोजन का साक्षी ये सेंट्रल हॉल रहा है। इसके अलावा 2001 में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बहुत अहम संसदीय परंपरा, संसदीय सफर के लिहाज से बहुत अहम कॉन्फ्रेंस रही है जो कि अगर डिसिप्लिन और डेकोरम की बात करें, डेकोरम को लेकर रही है। 2001 में 200वां सेशन राज्यसभा का 2003 में, उसका साक्षी ये सेंट्रल हॉल रहा है। इसके बाद 150 सालों की यात्रा, जो भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी, उसकी 150 सालों की यात्रा 2007 में हमने पूरी की, इसका भी गवाह ये सेंट्रल हॉल रहा है। अब हम 2012 की तरफ रुख करेंगे जब हमने भारतीय संसद के 60 साल का सफर पूरा किया सेंट्रल हॉल में। उस मौके पर भी अहम चर्चा हमने देखी, अहम कार्यक्रम हमने देखा। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, एक देश एक कर व्यवस्था, जीएसटी 2017 में कार्यक्रम का आयोजन इसी सेंट्रल हॉल में। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2018, इसके बाद हिरेन मुखर्जी मेमोरियल लेक्चर्स, इसका भी गवाह रहा है। जितने तमाम हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग देशों के, 41 हेड्स ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स, जिनमें यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी शामिल रहे, बराक ओबामा भी शामिल रहे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल रहे। इस तरह के 41 हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स यहां पर उन्होंने एड्रेस किया है इसी सेंट्रल हॉल में। यानी ये अमृता, जैसे मैं बता रही थी, शुरुआत से लेकर अब तक बहुत से ऐसे ऐतिहासिक मौके हैं जिनका गवाह ये सेंट्रल हॉल रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए, सीधी तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री कार्यक्रम से पहले सभी से गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए, आप देखिए सबके चेहरों पे किस तरह का भाव है।
एक नए संसद भवन में जाने की खुशी तो है, लेकिन शायद इस केंद्रीय कक्ष को विदाई देने का एक भावुक पल भी है, जो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी साफ झलक रहा है। उनके सामने राजनाथ सिंह जी हैं, नड्डा जी हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं यही बात आपस में शायद कर रहे हैं। कुछ पल बाद कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। लेकिन प्रीति, जैसा कि मैं बता रही थी कि ये जो केंद्रीय कक्ष है, अगर इसके इतिहास में जाएं तो इसका उपयोग जो है पहले पूर्ववर्ती केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा के ग्रंथालय के रूप में किया जाता था। 1946 में इसका स्वरूप बदला गया और इसे संविधान सभा कक्ष में बदल दिया गया, और 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक वहां संविधान सभा की बैठकें हुई। और देखिए मौजूदा तस्वीरों समय में हम में लोकसभा अध्यक्ष भी अब देख पा रहे हैं, हाँ। ओम बिरला, वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहाँ मौजूद हैं और सभी का अभिवादन यहाँ पर वो कर रहे हैं। अमृता।